चलिए दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो हैं भारत के बंदरगाह। बंदरगाह या पोर्ट क्या होते हैं, पहले इसको समझ लीजिए। तो पोर्ट जो होते हैं ये समुद्र तटीय क्षेत्र में होते हैं। भारत के वो सभी राज्य जो समुद्र तट पर स्थित हैं वहाँ पर आपको ये बंदरगाह देखने को मिलेंगे, जिनका महत्व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए होता है। तो आपको पता होना चाहिए किसी भी देश का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, लगभग 90% जो व्यापार होता है अन्य देशों के साथ वो समुद्री जलमार्ग से होता है। और समुद्री जलमार्ग से व्यापार के लिए ही ये बंदरगाह बनाए जाते हैं, जहाँ से बड़े बड़े समुद्री जहाज़ों को भरकर उनमें माल लाद कर एक देश से अन्य देशों में पहुँचाया जाता है, या इन सामान का जहाज़ों के माध्यम से आयात या निर्यात किया जाता है। तो भारत का भी लगभग 90% से ज़्यादा व्यापार व्यवसाय जो है वो समुद्री मार्ग में बंदरगाह के माध्यम से ही होता है। तो देखते हैं हम, ये जो बंदरगाह हैं ये भारत के 9 राज्यों में, जो भारत की मुख्य भूमि से लगे हुए स्टेट हैं, इन 9 राज्यों में आपको बंदरगाह देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एक बड़ा बंदरगाह आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर में भी देखने को मिलता है, और उसका नाम है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। तो चलिए हम बात करते हैं बंदरगाह की। आपको पता होना चाहिए जो बंदरगाह होते हैं, ये बंदरगाह के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये तटीय सीमा होना चाहिए, कोस्टल एरिया होना चाहिए। और भारत के पास हमने देखा था पहले, इससे पहले के कुछ वीडियो में, कि भारत के पास काफ़ी लंबी तटीय सीमा है। और काफ़ी लंबी तटीय सीमा होने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारे पास काफ़ी सारे बंदरगाह के लिए प्राकृतिक ऐसी जगह भी है, इसलिए प्राकृतिक बंदरगाहों का निर्माण किया गया है। प्राकृतिक बंदरगाह, देखो बंदरगाह दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक बंदरगाह और दूसरे कृत्रिम बंदरगाह। प्राकृतिक बंदरगाह ऐसे बंदरगाह होते हैं जिनकी जो समुद्री तट होती है, समुद्री तटीय सीमा जो होती है या समुद्री जो तट होगा वो काफ़ी कटा छटा होता है, काफ़ी वहाँ पर आपको उच्चावच देखने को मिलेगा। और समुद्री तट कटा छटा होने से फ़ायदा ये होता है कि जो सागरी तरंगे आती हैं, जो सुनामी आती हैं या जो साइक्लोन आते हैं, उससे उस बंदरगाह की रक्षा होती है। कट्टा छटा तट बंदरगाह को प्रोटेक्ट करता है। और कृत्रिम बंदरगाह ऐसे बंदरगाह होते हैं जो हमारे द्वारा बनाए जाते हैं, आधुनिक तरीके से उन बंदरगाहों का निर्माण किया जाता है। इनकी जो तटीय सीमा है वो कटी छटी नहीं होती, वो सीधी सीधी कंक्रीट से बनाई जाती हैं। और वो इसलिए बनाई जाती हैं ताकि समुद्री लहरों को, सुनामी को या फिर साइक्लोन जो आते हैं उससे बंदरगाह को प्रोटेक्ट किया जा सके। इसलिए बंदरगाह का निर्माण हमेशा वहीं होता है जहां पर समुद्र का जल स्थिर होता है, जहां ज्यादा हलचल नहीं होती, ऐसी जगह का चयन बंदरगाह के निर्माण के लिए किया जाता है। क्लियर? तो ये समझ में आ गया आपको, प्राकृतिक बंदरगाह और कृत्रिम बंदरगाह। अगर हम भारत के दोनों ही तट की बात करें, भारत के पास 2 समुद्री तट हैं। एक अरब सागर का जो समुद्री तट है जिसको हम पश्चिमी तट कहते हैं, और एक बंगाल की खाड़ी का है जिसको हम पूर्वी तट कहते हैं। इसमें दोनों ही तट में आपको जो पश्चिमी तट है ये ज्यादा गहरा मिलेगा। तो भारत में पश्चिमी तट की गहराई काफी ज्यादा है, और इसकी गहराई ज्यादा होने का एक कारण ये है क्योंकि ये जो पश्चिमी तट का पश्चिमी हिस्सा था, कुछ साल पहले, लाखों वर्ष पहले, ये पश्चिमी तट का पश्चिमी भाग समुद्र में निमज्जित हो गया, अर्थात समुद्र में डूब गया, जिसकी वजह से यहाँ जो तटीय जो तट है वो बिल्कुल यहाँ पर खड़ा ढाल आपको देखने को मिलता है। इसलिए जब आप पश्चिमी तट से अरब सागर की ओर जाते हैं, मतलब महासागर की ओर जाते हैं, तो आपको बहुत कम दूरी में ही अधिक गहराई मिल जाती है। इसलिए पश्चिमी जो तट है वो बंदरगाह के लिए एक नेचुरल और एक फेवरेबल कंडीशन पैदा करता है। क्लियर हुई ये चीज आपको? जबकि जो पूर्वी तट के बंदरगाह हैं, पूर्वी तट के बंदरगाह आपको ज्यादा गहरे नहीं मिलेंगे, उतले बंदरगाह मिलेंगे। और ये जो बंदरगाह हैं काफी दूरी पर आपको ये जो बंदरगाह हैं वहां गहराई आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, जिससे एक नुकसान ये होता है कि जो बड़े बड़े जो समुद्री जहाज हैं वो तट तक नहीं आ पाते, और तट तक नहीं आ पाते तो फिर उस बंदरगाह में आर्टिफिशियल तरीके से फिर जल का स्तर वहां पर बढ़ाया जाता है ताकि बड़े समुद्री जहाज उस बंदरगाह तक
आ सकें। क्लियर हुई। और दूसरा कारण ये है कि ये जो पूर्वी जो तट है यहाँ पर अधिकांश भारत की नदियाँ आकर के गिरती हैं और इन नदियों ने बड़ी मात्रा में यहाँ पर सेडिमेंट और अवसाद को लेकर आया हुआ है, इसलिए यहाँ का जो महाद्वीपीय मग्न तट है उसकी गहराई आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगी। क्लियर हुई ये चीज़। चलिए, तो ये हमने देख लिया कि जो पश्चिमी तट के जो बंदरगाह हैं यहाँ पर पश्चिमी तट में चूंकि गहराई ज़्यादा है इसलिए आपको ज़्यादा गहरे बंदरगाह देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं भारत के बंदरगाह की। तो जो भारत के बंदरगाह हैं आपको पता होना चाहिए भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं और ये जो 13 बड़े बंदरगाह हैं इनका कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, केंद्र सरकार के पास होता है। केंद्र सरकार में एक मिनिस्ट्री है, आपको पता होना चाहिए, जहाजरानी मंत्रालय। और ये जो जहाजरानी मंत्रालय उसके अधीन एक संस्था है जिसका नाम है पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो जहाजरानी मंत्रालय के अधीन एक संस्था है जिसका नाम है पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ये जो पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है ये भारत के 13 बड़े बंदरगाह को रेगुलेट करती है, इन 13 बड़े बंदरगाहों का रख रखाव करती है, यहाँ पर इंफ्रा डेवलप करती है और यहाँ इससे संबंधित जितनी भी आधारभूत संरचनाओं का विकास है उसकी जिम्मेदारी ये पोर्ट ऑफ ये जो संस्था है जिसका नाम लिया मैंने आपको पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसके द्वारा ही किया जाता है। क्लियर। इसके अलावा बाकी जो छोटे छोटे बंदरगाह हैं, बहुत सारे बंदरगाह हैं, छोटे छोटे बंदरगाह लगभग मध्यम और छोटे क्रम के हमारे यहाँ लगभग 200 के आसपास बंदरगाह हैं। इन बंदरगाह का जो रखरखाव होता है ये संबंधित राज्य के द्वारा किया जाता है। संबंधित राज्य का मतलब यह है कि जिस स्टेट के समुद्री तट में वो बंदरगाह होगा वो स्टेट उसका रखरखाव करेगा। क्लियर हुई ये चीज आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो याद रहेगा आपको 13 बड़े बंदरगाह, हालांकि मैंने कुछ यहाँ पर छोटे बंदरगाहों का भी उल्लेख किया है जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं, तो उसकी भी चर्चा हम कर लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। पश्चिमी तट में जो सबसे पहला बंदरगाह है वो है गुजरात के तट पर। और गुजरात में भी देखें ये वाला जो हिस्सा है ये अंदर घुसी हुई एक खाड़ी है, जल का जो भूभाग है इसको हम बोलते हैं कच्छ की खाड़ी। तो कच्छ की खाड़ी में कांडला बंदरगाह स्थित है। आपको पता होना चाहिए जो कांडला बंदरगाह है ये भारत का एक काफी बड़ा बंदरगाह है और बड़े होने के साथ साथ ये भारत का एक ज्वारीय बंदरगाह भी है। तो याद रहेगा आपको एक ज्वारी बंदरगाह का फायदा ये होता है कि जब ज्वार आता है तो ज्वार के माध्यम से जो बड़े समुद्री जहाज हैं वो तट तक काफ़ी अंदर तक आ जाते हैं और जब भाटा आता है तो भाटे के समय ये समुद्री जहाज तट के किनारे से समुद्र में दूर तक चले जाते हैं। क्लियर हुई। और आपको पता ही है एक ज्वार और भाटे के बीच का जो समय अंतराल होता है वो 6 घंटे 13 मिनट का होता है। तो कांडला बंदरगाह भारत का एक बड़ा बंदरगाह है। दूसरा फैक्ट याद रखिए आप, कांडला बंदरगाह कैसा बंदरगाह है? एक ज्वारीय बंदरगाह है, याद रहेगा। कुछ समय पहले भारत सरकार के द्वारा जहां तक 2017 में इस बंदरगाह को मुक्त व्यापार के लिए घोषित किया गया है। तो मुक्त व्यापार का क्षेत्र भी घोषित किया गया कांडला बंदरगाह को 2017 में केंद्रीय मंत्रिमंडल का ये डिसीजन था। इसके अलावा एक और फैक्ट आप याद रखें कांडला बंदरगाह के बारे में, वो ये कि जो कांडला बंदरगाह है इसका नाम बदल दिया गया है और इसका नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय, आपको पता होगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो एक काफी फेमस पर्सनालिटी थी, है ना, एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व, तो उनके नाम पर इस बंदरगाह का नाम कर दिया गया है। क्लियर। तो ये था कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह के बाद हम आगे चलते हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से बता दिया मैंने आपको 3-4 फैक्ट, याद रहेगा। कांडला बंदरगाह बड़ा बंदरगाह है, ज्वारी बंदरगाह है। दूसरा फैक्ट, इसको मुक्त व्यापार का क्षेत्र घोषित किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। और ये जो कांडला बंदरगाह है इसका नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय इसका नाम कर दिया गया है। आगे चलते हैं। कांडला बंदरगाह एक बड़ा बंदरगाह है। इसके अलावा गुजरात के कुछ छोटे बंदरगाह भी हैं जिनका उल्लेख मैंने यहाँ पर किया हुआ है। देखिए, वैसे तो गुजरात में समुद्र तटीय सीमा जो है पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर छोटे छोटे बंदरगाह का काफ़ी विकास हुआ है। खासकर कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी में आपको बहुत सारे बंदरगाह देखने को मिलेंगे। खंबात की खाड़ी में 2 बड़े बंदरगाह हैं, एक का नाम है भरूच बंदरगाह। तो गुजरात में खंबात की खाड़ी में एक बंदरगाह है जिसका नाम है भरूच बंदरगाह
और ये जो भरूच बंदरगाह है ये नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित है। तो याद रहेगा, भरूच बंदरगाह का निर्माण कहाँ हुआ है? नर्मदा नदी के मुहाने पर खंबात की खाड़ी में स्थित एक बंदरगाह है। और इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है नर्मदा के मुहाने पर कौन सा बंदरगाह है, तो कौन सा बंदरगाह है? भरूच बंदरगाह। मैं आपको जब नदी द्वीप पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो नर्मदा नदी है जब खंबात की खाड़ी में आकर के गिरती है तो एक द्वीप का निर्माण करती है, एक नदी द्वीप बनाती है। नदियां भी नदी द्वीप का निर्माण करती हैं और उस द्वीप को खदिया वेट द्वीप कहा जाता है। कौन सा द्वीप बनाती है? खदिया वेट द्वीप। तो खदिया वेट द्वीप भी कहाँ पर है? आपको खंबात की खाड़ी में ही नर्मदा के मुहाने पर मिलेगा। इसके अलावा गुजरात में खंबात की खाड़ी में ही एक और बंदरगाह है जिसका नाम है दाहेज बंदरगाह। तो याद रखें, दाहेज बंदरगाह। खासकर इस बंदरगाह का निर्माण रसायनों के निपटान के लिए किया गया है। तो रसायनों के निपटान के लिए गुजरात की खंबात की खाड़ी में एक बंदरगाह बनाया गया है जिसका नाम है दाहेज बंदरगाह। इसके अलावा यहीं पर एक और बंदरगाह है जिसका नाम मैंने यहाँ पर नहीं लिया है, लिखा है, उसका नाम है अलंग बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? अलंग। तो इसको भी आप याद रखिएगा, अलंग बंदरगाह। और ये जो अलंग बंदरगाह है ये भी यहीं पर स्थित है, गुजरात की समुद्री तट में ही स्थित है। इस बंदरगाह का निर्माण जहाज़ों के पुनर्चक्रण के लिए किया गया है। तो यहाँ पर जो पुराने जहाज़ होते हैं उन जहाज़ों को तोड़ा जाता है और उसे रिसाइकल करके फिर नए जहाज़, आधुनिक जहाज़ बनाए जाते हैं। तो याद रहेगा, तो जहाज़ों के पुनर्चक्रण के लिए कौन सा बंदरगाह? अलंग बंदरगाह। रसायनों के निपटान के लिए दाहेज बंदरगाह। नर्मदा के मुहाने पर भरूच बंदरगाह। और यहाँ का सबसे बड़ा जो ज्वारी बंदरगाह है उसका नाम है कांडला बंदरगाह। तो ये देख लिया हमने कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह जो गुजरात में हैं। इसके बाद गुजरात से नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र का जो एक बड़ा बंदरगाह है इसका नाम है मुंबई बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह आपको पता होना चाहिए ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो याद रहेगा, मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। सबसे बड़ा बंदरगाह होने का मतलब ये है कि ये यहाँ से, मुंबई से सबसे ज़्यादा माल एक्सपोर्ट किया जाता है और सबसे ज़्यादा माल भारत में आयात किया जाता है या इंपोर्ट किया जाता है। इस आधार पे इसको क्या बोला गया? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहा गया। इसके अलावा ये भारत का सबसे बड़ा नेचुरल पोर्ट है, प्राकृतिक बंदरगाह है। तो याद रहेगा, कैसा बंदरगाह है मुंबई? भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। और तीसरा फैक्ट याद रखना, भारत में सर्वाधिक वस्तुओं की आपूर्ति कोई बंदरगाह करता है, सबसे ज्यादा माल की सप्लाई किसी बंदरगाह के द्वारा होती है तो वो भी मुंबई बंदरगाह है। तो याद रहेगा आपको मुंबई बंदरगाह के बारे में 2-3 फैक्ट। और एक और फैक्ट है मुंबई बंदरगाह के बारे में जो आप याद रखें, ये मुंबई बंदरगाह एक द्वीप पर बसा हुआ है जिसका नाम है सॉल्सेट द्वीप। क्लियर? तो सॉल्सेट द्वीप पर मुंबई जैसे प्राकृतिक और बड़े बंदरगाह का निर्माण हुआ है। आगे चलते हैं। मुंबई बंदरगाह में जैसे मैंने आपको बताया वस्तुओं की आपूर्ति सबसे ज्यादा की जाती है भारत को। अच्छा, उत्तर भारत में वस्तुओं की आपूर्ति सबसे ज्यादा किस बंदरगाह से की जाती है, ऐसा प्रश्न भी पूछ लेता है। तो याद रखना वो मुंबई नहीं है, उसका आंसर कांडला होगा। क्या होगा आंसर? कांडला। उत्तर भारत को सर्वाधिक वस्तुओं की आपूर्ति कांडला बंदरगाह करता है, लेकिन संपूर्ण भारत में सर्वाधिक वस्तुओं की आपूर्ति मुंबई बंदरगाह द्वारा होती है। अब ये मुंबई बंदरगाह चूंकि सबसे ज्यादा वस्तुओं की आपूर्ति करता है इसलिए इसका वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और यही कारण है कि इसके वर्कलोड को कम करने के लिए मुंबई के निकट ही न्यू मुंबई में एक बंदरगाह का निर्माण किया गया है जिसका नाम है नावा शेवा। क्या नाम है? नावा शेवा। या इस बंदरगाह को न्यू मुंबई का बंदरगाह भी कहा जाता है, या नवी मुंबई आपने सुना होगा। हाँ, तो नवी मुंबई में स्थित है नावा शेवा बंदरगाह, जिसका नाम बदलकर इसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कर दिया गया है। तो याद रखें, नावा शेवा बंदरगाह या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का निर्माण क्यों किया गया? तो मुंबई बंदरगाह के वर्कलोड को कम करने के लिए ये बंदरगाह बनाया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मुंबई बंदरगाह है वो प्राकृतिक बंदरगाह है, जबकि नावा शेवा एक कृत्रिम और बड़ा बंदरगाह है। क्लियर हुई ये चीज आपको? चलिए
महाराष्ट्र के बाद, हालांकि मैंने आपको बताया था छोटे बड़े अगर हम देखें तो महाराष्ट्र में भारत में सबसे ज्यादा बंदरगाह हैं। बंदरगाह याद रखिए, अगर बड़े बंदरगाह आपसे पूछेगा बड़े बंदरगाह किस राज्य में सबसे ज्यादा हैं, तो तमिलनाडु में बड़े बंदरगाह आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे। छोटे बंदरगाह भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा हैं, तो आप याद रखें छोटे बंदरगाह महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मिलेंगे। चलिए, महाराष्ट्र के बाद महाराष्ट्र के नीचे आएंगे तो महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में एक स्टेट है जिसका नाम है गोवा। और गोवा जैसे नाम से स्पष्ट है गोवा, तो उसके सामने लग गया बस मार्मा गोवा, तो याद रहेगा आपको मार्मा गोवा। और ये जो मार्मा गोवा बंदरगाह है ये कहाँ स्थित है, गोवा में है। तो ये जो मार्मा गोवा बंदरगाह है ये एक नदी आकर के मिलती है यहाँ पर अरब सागर में, जिसका नाम है ज्वारी नदी। कौन सी नदी, ज्वारी नदी। तो ज्वारी नदी के ज्वार नद मुख पर या ज्वारी नदी के एस्चुरी पर जो बंदरगाह स्थित है उसका नाम है मार्मा गोवा बंदरगाह। तो इसको नोट कर लीजिएगा, ज्वारी नदी के ज्वार नद मुख पर ये मार्मा गोवा बंदरगाह स्थित है। और इस बंदरगाह की जो विशेषता है वो ये है कि ये निर्यात प्रधान बंदरगाह है। निर्यात प्रधान मतलब यहाँ से भारत से मैक्सिमम चीज़ों का एक्सपोर्ट किया जाता है। तो बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ से खनिज या भारत में जो बने हुए सामान हैं उनका निर्यात हम अन्य देशों को करते हैं। तो क्लियर हुआ ये मार्मा गोवा बंदरगाह। जैसे ईरान, इराक जैसे देश हैं, खासकर ईरान को हम बहुत सारी वस्तुओं का निर्यात इसी मार्मा गोवा बंदरगाह से करते हैं। या मध्य पूर्व की जो मुस्लिम कंट्री है, मध्य पूर्व के जो देश हैं, मिडिल ईस्ट कंट्री, उन देशों को भी अधिकांश वस्तुओं का निर्यात हम इस बंदरगाह के द्वारा करते हैं। क्लियर हुई। तो मार्मा गोवा बंदरगाह ज्वारी नदी के ज्वार नद मुख में स्थित है और ये एक निर्यात प्रधान बंदरगाह है। उसके बाद नीचे आएंगे तो आपको गोवा के बाद एक स्टेट मिलेगा जिसका नाम है कर्नाटक। और कर्नाटक का एक शहर है समुद्र तट पर, इसका नाम है मंगलुरु, है ना। तो इस बंदरगाह को बोला जाता है न्यू मंगलौर बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह, न्यू मंगलौर बंदरगाह। ये कर्नाटक का और भारत का एक बड़ा बंदरगाह है। और जो न्यू मंगलौर बंदरगाह है, चूंकि ये कर्नाटक में है तो आपको पता ही है कर्नाटक, और ये बंदरगाह भी निर्यात के लिए फेमस है। बहुत सारी चीज़ों को हम यहाँ से निर्यात करते हैं। किन चीज़ों का निर्यात करते हैं, तो आपको पता है कर्नाटक बहुत सारी चीज़ों का प्रोडक्शन करता है। भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन यहीं होता है। भारत में बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पर लोहे की माइंस हैं। आपने कुद्रेमुख, बाबा बुदन की पहाड़ी का नाम सुना होगा। तो यहाँ से कॉफ़ी का निर्यात किया जाता है अन्य देशों को। यहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में लोहे का निर्यात किया जाता है अन्य देशों को। इसके अलावा दूसरे खनिज भी यहाँ से निर्यात किए जाते हैं न्यू मंगलूर बंदरगाह से। अगर हम इस बंदरगाह की बात करें तो इस बंदरगाह से आपको पता होना चाहिए कर्नाटक में चंदन की लकड़ी सबसे ज़्यादा उत्पादित की जाती है। चंदन के वृक्ष सबसे ज़्यादा आपको कर्नाटक में देखने को मिलेंगे। तो चंदन की लकड़ी से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, बहुत से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, चंदन के का तेल बनाया जाता है। और इसी बंदरगाह से ऐसी लकड़ी और उससे बना हुआ ऑयल और दूसरे जो प्रोडक्ट हैं वो अन्य देशों को निर्यात किया जाता है। तो क्लियर हुई ये चीज़ आपको, तो याद रहेगा कौन सा बंदरगाह, न्यू मंगलौर बंदरगाह, एक बड़ा बंदरगाह है। उसके बाद नीचे आ जाइए तो आप आएंगे कर्नाटक से नीचे तो आपको एक स्टेट मिलेगा जो केरल है। कौन सा स्टेट है, केरल। और ये जो केरल है, केरल में भी बहुत सारे बंदरगाह हैं। केरल में बहुत से बंदरगाह हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर दो बंदरगाहों का नाम लिखा है। एक का नाम है कालीकट और एक का नाम है कोच्चि, जिसमें से कालीकट एक छोटा बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है कालीकट, एक छोटा बंदरगाह है। आप सुन लीजिए, ये जो कालीकट बंदरगाह है, आपने सुना होगा कि जो भारत में व्यापार के लिए एक पुर्तगाली यात्री जिसका नाम था वास्को डी गामा, तो वास्को डी गामा जो भारत में सबसे पहले आया, जिस बंदरगाह पर उतरा, वो बंदरगाह था कालीकट बंदरगाह। तो कालीकट बंदरगाह किस स्टेट में है, केरल में है, ये याद रखें आप। और कब आया था वास्को डी गामा, तो 1498 में 1498 में वास्को डी गामा इस कालीकट बंदरगाह पर उतरा। तो यहाँ का एक शासक था जिसका नाम था जमोरिन। क्या नाम था, जमोरिन। तो जमोरिन नामक शासक ने उसका स्वागत किया और बड़ी मात्रा में यहाँ से वो मसाले और काली मिर्च लेकर के यूरोप गया और वहाँ उसने काफ़ी कई गुना फ़ायदा उससे कमाया। और दोबारा जब
रिटर्न जब आया तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि सेकेंड टाइम वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो याद रखना 1502। तो 1502 में सेकेंड टाइम वास्को डी गामा भारत आया था। तो याद रहेगा कालीकट बंदरगाह, इसलिए मैंने आपको ये फैक्ट बता दिया, इसको याद रखिएगा। हालांकि छोटा बंदरगाह है कालीकट। तो कालीकट गोवा में नहीं है बल्कि कहाँ पर है, केरल में है। कालीकट के बाद एक बड़ा बंदरगाह तमिलनाडु में मिलेगा आपको, सॉरी केरल में मिलेगा, जिसका नाम है कोच्चि बंदरगाह। आपको पता होना चाहिए कोच्चि बंदरगाह ये एक लैगून पर स्थित है, और लैगून एक झील है जिसका नाम है वेबनाड, या जिसको हम कयाल भी कहते हैं। इस कोच्चि को अरब सागर की रानी या क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से भी जाना जाता है। तो अरब सागर की रानी हम किसे कहते हैं, कोच्चि को कहते हैं। और ये जो कोच्चि बंदरगाह है ये एक द्वीप पर बसा हुआ है, द्वीप पर बना हुआ बंदरगाह है। इसका नाम है इस द्वीप का वेलिंगटन द्वीप। तो याद रहेगा आपको कोच्चि बंदरगाह किस द्वीप पर, वेलिंगटन द्वीप पर। कैसा बंदरगाह है, एक लैगून बंदरगाह है, एक कयाल पर स्थित है ये बंदरगाह। और कैसा बंदरगाह है ये, एक बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, एक नेचुरल पोर्ट है ये। क्लियर हुई ये चीज़। एक भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह देखा था हमने मुंबई, और एक और देख लिया बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कोच्चि। एक चीज़ और याद रखें, यहाँ कोच्चि में भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड लिमिटेड भी है। कोच्चि में भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड लिमिटेड है जिसकी स्थापना 1972 में की गई थी। तो याद रहेगा भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड कहाँ पर है, कोच्चि में है, जिसकी स्थापना 1972 में की गई थी। क्लियर हुआ। तो ये था कोच्चि बंदरगाह जो केरल का एक बहुत बड़ा बंदरगाह है। हालांकि यहाँ पर त्रिवेंद्रम और भी छोटे छोटे बंदरगाह बहुत सारे हैं। आगे चलते हैं, कोच्चि से ही हम पूर्वी तट पर दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे तो फिर हमें एक स्टेट मिलेगा जिसका नाम है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में भी कुछ बंदरगाह हैं, जैसा मैंने आपको बताया तमिलनाडु में बड़े बंदरगाह भारत में सबसे ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर कुछ बड़े बंदरगाहों का नाम मैंने लिखा हुआ है। तो देखिए एक बंदरगाह मिलेगा जिसका नाम है तुतीकोरिन। क्या नाम है भाई, तुतीकोरिन। ये जो तुतीकोरिन बंदरगाह है आपको पता होना चाहिए इस बंदरगाह का नाम भी परिवर्तित कर दिया गया है, और इस बंदरगाह का नाम कर दिया गया है चिदम्बरनार पोर्ट। क्या कर दिया गया है, चिदम्बरनार पोर्ट इस बंदरगाह का नाम कर दिया गया है। तो याद रहेगा आपको चिदम्बरनार पोर्ट। कौन है ये चिदम्बरनार, तो इनके बारे में बोला जाता है कि इन्होंने, इनका पूरा नाम है V.O. चिदम्बरम पिल्लई, है ना। इन्होंने प्रथम स्वदेशी भारतीय नौवहन सेवा प्रारंभ की थी, तो इन्हीं के नाम पर इस बंदरगाह का नाम किया गया है। तो ये आप याद रखिएगा, तुतीकोरिन बंदरगाह याद रहेगा। चलिए तुतीकोरिन बंदरगाह के बारे में एक फैक्ट और याद रखें। ये जो तुतीकोरिन बंदरगाह है, ये बंदरगाह काफी उथला बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है, उथला बंदरगाह है। और जो उथले बंदरगाह होते हैं वो मछलियों के उत्पादन के लिए, मत्स्य के उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए ये तुतीकोरिन बंदरगाह को बड़ी मात्रा में मछलियों के उत्पादन के लिए फेवरेबल कंडीशन यहाँ पर बनती है, इसलिए इसे मत्स्य बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रहेगा भारत में मत्स्य बंदरगाह किसे कहा जाता है, तो मत्स्य बंदरगाह तुतीकोरिन बंदरगाह को कहा जाता है। तो भारत का सबसे उथला बंदरगाह तुतीकोरिन बंदरगाह ही है, जो आपको बिल्कुल पाक जल संधि के निकट ही तमिलनाडु में मिलेगा। तो ये काफ़ी दक्षिण में है, याद रखें। फिर इसके उत्तर में, काफ़ी उत्तर में तमिलनाडु में एक बहुत बड़ा बंदरगाह है जिसका नाम है चेन्नई बंदरगाह। आपको पता होना चाहिए ये जो चेन्नई बंदरगाह है, चेन्नई बंदरगाह भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है, प्राचीन। तो याद रहेगा भारत का सबसे प्राचीन, सबसे पुराना जो पोर्ट है वो है चेन्नई। तो चा से चेन्नई और प्राचीन, तो यहाँ भी चा का उच्चारण हो रहा है, ऐसे याद रख लीजिए आप, चेन्नई और प्राचीन बंदरगाह। दूसरा फैक्ट ये याद रखें कि जो चेन्नई बंदरगाह है ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है।
तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह देखा था हमने मुंबई, और भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह हो गया चेन्नई, याद रहेगा। ये जो चेन्नई बंदरगाह है ये प्राकृतिक बंदरगाह है, क्योंकि यहाँ पर इस बंदरगाह की गहराई काफी कम थी चेन्नई बंदरगाह की, इसलिए यहाँ पर इस बंदरगाह को काफी गहरा किया गया है। तो बाद में इस बंदरगाह की गहराई को बढ़ाया गया है, तो याद रहेगा आपको। चलिए, तो ये चेन्नई बंदरगाह, और ये तमिलनाडु का सबसे बड़ा बंदरगाह है चेन्नई। उसके बाद चूंकि बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ से चीज़ों का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता है, तो इसका वर्कलोड भी काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए इस वर्कलोड को कम करने के लिए इसी के निकट उत्तर में, चेन्नई के उत्तर में एक और बंदरगाह बनाया गया है जिसका नाम है एन्नोर बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? एन्नोर बंदरगाह। तो याद रखना, इस एन्नोर बंदरगाह को चेन्नई का सहायक बंदरगाह भी कहा जाता है। जैसे हमने देखा था मुंबई का सहायक बंदरगाह कौन सा? नावा शेवा, या जिसको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहते हैं। उसी तरीके से चेन्नई का जो सहायक बंदरगाह है उसका नाम है एन्नोर बंदरगाह। और ये जो एन्नोर बंदरगाह है ये एडीबी के सहयोग से बनाया गया है। एडीबी, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, आपको पता होना चाहिए, जिसका हेडक्वार्टर फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। उस बैंक के सहयोग से इस बंदरगाह को बनाया गया है, और ये भारत का सबसे बड़ा कंप्यूटरीकृत बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? भारत का सबसे बड़ा कंप्यूटरीकृत बंदरगाह होने का श्रेय एन्नोर बंदरगाह को दिया जाता है। क्लियर? चलिए, पूर्वी तट में हम आगे बढ़ते हैं, तमिलनाडु से ऊपर जाएंगे तो भारत का एक तटीय राज्य जिसके पास कोस्टल एरिया काफी ज्यादा है, वो उसका नाम है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का एक बड़ा बंदरगाह जिसका नाम है विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम यहाँ का सबसे बड़ा बंदरगाह है आंध्र प्रदेश का। हालांकि आंध्र प्रदेश के पास भी बहुत सारे बंदरगाह हैं, लेकिन विशाखापट्टनम मेन है, इसको आप याद रखें। इसकी विशेषता यह है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। और दूसरी चीज याद रखना, गहरे के साथ साथ इस बंदरगाह के किनारे एक पहाड़ी पाई जाती है जिसका नाम है डॉल्फिन नोज। तो याद रहेगा आपको, डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ियां इस बंदरगाह को चारों तरफ से घेर लेती हैं, जिसकी वजह से जो समुद्री लहरें होती हैं, सुनामी होती हैं, या जो साइक्लोन आते हैं, उससे इस बंदरगाह को काफ़ी प्रोटेक्ट कर लेती है ये डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी। मतलब ये भारत का सबसे ज़्यादा सुरक्षित बंदरगाह माना जाता है। लेकिन ये ऐसा बिल्कुल ऐसा ही नहीं है, क्योंकि जब साइक्लोन वगैरह आते हैं तो इन बंदरगाहों को काफ़ी नुकसान होता है। ठीक है, तो डॉल्फिन नोज पहाड़ी की वजह से काफ़ी सुरक्षित एक बंदरगाह कहा जाता है विशाखापट्टनम बंदरगाह को। क्लियर हुई ये चीज़ आपको? तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। इसके बाद आंध्र प्रदेश के उत्तर में जाएंगे तो आपको एक स्टेट मिलेगा उड़ीसा। तो उड़ीसा में भी एक बंदरगाह है भाई, इसका नाम है पारादीप। ठीक है, पारादीप बंदरगाह। और ये जो पारादीप बंदरगाह है वो छत्तीसगढ़ से एक नदी निकलती है, छत्तीसगढ़ के सिहावा पर्वत से, धमतरी जिले में वो सिहावा पहाड़ी, वहां से, जिसका नाम है महानदी, है ना। तो ये जो महानदी है, महानदी जहां आकर के गिरती है वहीं पर ये बंदरगाह है पारादीप बंदरगाह, उड़ीसा का एक बड़ा बंदरगाह है। तो महानदी के मुहाने पर स्थित ये बंदरगाह है, खासकर ये निर्यात प्रधान बंदरगाह है। उड़ीसा, आपको पता होना चाहिए, उड़ीसा में भी बड़ी मात्रा में मैंगनीज का उत्पादन होता है, लोहा का उत्पादन होता है। स्पेशली पारागा बंदरगाह से बड़ी मात्रा में लोहे का निर्यात किया जाता है, और जो जापान है, जापान को यहाँ से हम लौह अयस्क का निर्यात करते हैं। अच्छा, विशाखापट्टनम के बारे में किया एक फैक्ट याद रखना, विशाखापट्टनम के बारे में एक तथ्य आप याद रखें, विशाखापट्टनम से बड़ी मात्रा में मैंगनीज का एक्सपोर्ट किया जाता है। इस वजह से विशाखापट्टनम बंदरगाह को मैंगनीज पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, या मैंगनीज बंदरगाह कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आ जाइए आप, उड़ीसा के बाद एक स्टेट मिलेगा आपको वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के पास भी समुद्र तटीय रेखा है, और यहाँ पर एक बड़ा बंदरगाह है। इसको एक्चुअली में यहाँ पर दो बंदरगाह हैं, बस बंदरगाह तो बहुत से हैं, लेकिन दो बंदरगाह हैं जिनको एक साथ एक ही बंदरगाह माना जाता है, और उसका नाम है कोलकाता हल्दिया बंदरगाह। एक ही बंदरगाह माना जाता है दोनों को, कोलकाता हल्दिया बंदरगाह।
एक्चुअली में कोलकाता बंदरगाह के वर्कलोड को कम करने के लिए किस बंदरगाह का निर्माण किया गया है? हल्दिया बंदरगाह का निर्माण किया गया है ना। बड़े बड़े जो जहाज हैं वो अंदर तक कोलकाता बंदरगाह तक नहीं आ पाते, इस वजह से उसकी हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए हल्दिया बंदरगाह का निर्माण किया गया है। और आपको मैं एक बात बता दूं, ये जो हल्दिया बंदरगाह है ये भी कांडला बंदरगाह की तरह भारत का एक ज्वारीय बंदरगाह है। तो याद रहेगा, कांडला के साथ साथ भारत का एक और ज्वारीय बंदरगाह हमने देख लिया, वो कौन सा है? हल्दिया बंदरगाह है। इस बंदरगाह में जल स्तर बढ़ाने के लिए, वाटर लेवल बढ़ाने के लिए एक कृत्रिम बांध बनाया गया है जिसका नाम है फरक्का बांध। तो याद रहेगा, फरक्का बांध कहाँ स्थित है? ये बिल्कुल पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ एक क्षेत्र है जिसका नाम है फरक्का। उस फरक्का नामक क्षेत्र के आधार पर ही वहां पर जो डैम बनाया गया उसका नामकरण कर दिया गया फरक्का डैम या फरक्का बांध। तो फरक्का बांध से यहाँ पर जल स्तर बढ़ाया जाता है ताकि जहाज समुद्र तट तक, इस बंदरगाह के किनारे तक बड़े जहाज आ सकें और आसानी से वो जहाज कोलकाता बंदरगाह तक जा सकें। क्लियर हुई ये चीज़ आपको? चलिए, तो हल्दिया बंदरगाह के बारे में आप याद रखना, ये एक ज्वारी बंदरगाह है और ये भी कोलकाता का सहायक बंदरगाह है। इसके बाद तो हल्दिया एक छोटा बंदरगाह है, कोलकाता हल्दिया को एक साथ हम देखते हैं, एक ही बंदरगाह इसे माना जाता है, लेकिन मैंने इसको अलग अलग करके बता दिया, इसे आप याद रखें। भारत का जो एक बड़ा बंदरगाह है कोलकाता बंदरगाह, ये जो कोलकाता बंदरगाह है, कोलकाता बंदरगाह को डायमंड पोर्ट भी कहा जाता है, इसे आप याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में है। और डायमंड पोर्ट इसे हम कहते हैं। साथ ही इस बंदरगाह का नाम अभी हाल ही में 2 साल पहले 2020 में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया और इसका नाम कर दिया गया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो आपको पता होना चाहिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक बड़ी खास शख्सियत हैं, तो उनके नाम पर इस बंदरगाह का नाम किया गया है। और ये जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले ये पहले मंत्री बने थे। तो सेंट्रल कैबिनेट से इस्तीफा देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो याद रहेगा आपको, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। पोर्ट कौन सा पोर्ट है? कोलकाता पोर्ट है। क्लियर? अच्छा, एक चीज आपको याद रखना है कि ये जो बंदरगाह जो बनाए गए हैं ये कैसे बंदरगाह हैं? मैंने समुद्र तट बोल दिया था क्या? सॉरी, ये समुद्र तट पर नहीं है, ये बंदरगाह जो हैं वो नदी के तट पर बनाए गए हैं। कैसे बंदरगाह हैं? नदी के तट पर बनाए गए हैं और उस नदी का नाम है हुगली नदी। कौन सी नदी? हुगली नदी। तो ये बंदरगाह, दोनों ही बंदरगाह हुगली नदी के तट पर स्थित हैं, ना कि समुद्र तट पर। तो इसको आप करेक्ट कर लेना, है ना? तो याद रहेगा आपको, ये समुद्र तट पर नहीं है बल्कि हुगली नदी के तट पर है। हुगली वही नदी है जिसे विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? तो मुझे लगता है आपको ये जितने भी बंदरगाह मैंने आपको बताया ये आपको समझ में आ गए होंगे। तो भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं और बाकी छोटे छोटे बंदरगाह भी हैं। अच्छा, एक बंदरगाह हम छोड़ रहे थे, इसका नाम है अंडमान निकोबार में, जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। तो याद रहेगा आपको, अंडमान निकोबार की जो राजधानी है उस पर बना हुआ एक बड़ा बंदरगाह है, बड़े बंदरगाह के रूप में इसे अधिसूचित किया गया है, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। क्लियर? तो ये थे भारत के बंदरगाह। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा और एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ से पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन बंदरगाह से मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।